नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करूंगा कि एकदम शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और खतरनाक होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रायोगिक कार्बनिक रसायन का यहां पर चैप्टर। बहुत ही शानदार चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि जेई मेंस और नीट में यहां से लगातार क्वेश्चन आप लोगों के पास आ रहे हैं। जेई मेंस और नीट से बेटा लगातार आप लोगों के पास यहां पर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास यहां पर हो जाता है। तो है ना, हम लोग इसको बहुत शानदार तरीके से यहां पर करेंगे, खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। और पिछले साल की तुलना में कंटेंट चेंज हो गया है। मैं हर साल अपना कंटेंट चेंज करता रहता हूं, मॉडिफाई करता रहता हूं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर पूरा पढ़ाऊंगा भी सही, और साथ में ये भी बोलूंगा कि बस आप ये करके चले जाओ, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो सबसे पहले बेटा हम लोग यहाँ पर शुद्धिकरण की विधि यहाँ पर लेंगे कि शुद्धिकरण की विधि बेटा आप लोगों के पास क्या होती है। ठीक है, शुद्धिकरण की विधि बेटा आप लोगों के पास क्या होती है, क्या नहीं होती है, ये सारी चीजें बेटा आप लोगों को यहाँ पर समझना है। तो जरा ध्यान से देखिए क्या होता है। सर, कार्बनिक यौगिकों का शुद्धिकरण यानी प्योरिफिकेशन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड का मतलब क्या है कि जो भी आप लोगों के पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसमें जो अशुद्धियां हैं या जो हमें पदार्थ नहीं चाहिए वो पदार्थ भी उपस्थित हैं, तो उन पदार्थों को सेपरेट करना है, उन्हें हटा देना है, प्योर फॉर्म को बाहर निकालना है। तो ये प्रक्रिया आप लोगों के पास शुद्धिकरण कहलाती है। तो वही चीज यहां पर भी लिखी हुई है। अशुद्ध कार्बनिक पदार्थों में से अशुद्धियां हटाकर शुद्ध कार्बनिक पदार्थ को प्राप्त करने की प्रक्रिया आप लोगों के पास क्या कहलाती है बेटा, प्योरिफिकेशन यहां पर कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्त, प्योरिफिकेशन कहलाती है। अब यहां पर देखिए आप कि जो शुद्धिकरण की विधियां हैं यहां पर जरा देखिए, यहां पर आप लोगों के पास दिया हुआ है शुद्धिकरण की विधियां। सर, शुद्धिकरण की विधियां यहां पर कितने प्रकार की आप लोगों के पास हो सकती है, कितने प्रकार की नहीं हो सकती है, जरा यहां पर आप देखने की कोशिश कीजिए। पहला है बेटा आप लोगों के पास क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन। दूसरा है बेटा आप लोगों के पास आसवन, डिस्टिलेशन। तीसरा है बेटा आप लोगों के पास विभेदीकरण या डिस्टिलेशन भी आप बोल सकते हो इसको, की पृथक्करण, क्रोमेटोग्राफी, और लास्ट वाली है बेटा आप लोगों के पास उद्रपातन। सर, एग्जाम की दृष्टि से हम लोगों के पास सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वो है आप लोगों के पास आसवन और क्रोमेटोग्राफी। अगर आप जेई मेंस और नीट के पीवाईक्यू देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के पास आया है बेटा आसवन की विभिन्न विधियों से, यानी एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आए हैं और क्रोमेटोग्राफी बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अब देखते हैं। सर, सबसे पहले मैं यहां पर आप लोगों के पास लेकर आया हूं क्रिस्टलाइजेशन। पहले आप डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्या नहीं होता है आप लोगों के पास। उसके बाद थ्योरी से हम समझने का प्रयास करते हैं। सर, पॉइंट ये है बेटा आप लोगों के पास कि स्टेप फर्स्ट में हम लोगों ने क्या किया है, एक बीकर लिया है। इस बीकर के अंदर हम लोगों ने विलायक लिया है और इस विलायक के अंदर जो हमारे पास अशुद्ध कार्बनिक यौगिक है उसको डाल दिया है। ठीक है, और उसको घुमाकर यहां पर मिला रहे हैं। अब क्या होगा, जैसे ही बेटा हम इसको यहां पर गर्म करते हैं, जैसे ही इसको हम यहां पर क्या करते हैं बेटा, गर्म करते हैं, तो गर्म करने से यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा, इवेपोरेट होगा, यानी यहां पर वाष्प बनेगी। तो वाष्प यानी जो आप लोगों के पास अशुद्धियां होंगी वो तो वाष्प बनकर उड़ जाएंगी, और जो आप लोगों के पास कार्बनिक पदार्थ है उसके क्रिस्टल यहां पर नीचे की तरफ जमा हो जाएंगे। उसके क्रिस्टल क्या होंगे बेटा, नीचे की तरफ यहां पर जमा हो जाएंगे, और बाद में हम उन क्रिस्टल को फिल्टर पेपर पर पृथक कर सकते हैं। तो यह प्रक्रिया है बेटा आप लोगों के पास क्रिस्टलाइजेशन। अब देखो यहां पर थ्योरी आप लोगों के पास क्या लिखी हुई है, जरा ध्यान से यहां पर पढ़ने की कोशिश कीजिए कि क्रिस्टलीकरण में क्या किया जाता है। सर, इस विधि के द्वारा ठोस अशुद्ध कार्बनिक पदार्थों को शुद्ध किया जाता है आप लोगों के पास। ठीक है सर, अगला पॉइंट यहां पर, इस विधि में एक पात्र में अशुद्ध ठोस कार्बनिक पदार्थों में उचित विलायक मिलाकर गर्म किया जाता है। ठीक है, फिर गर्म करने से अशुद्ध कार्बनिक यौगिकों में वाष्प बनती है जिसे ठंडा किया जाता है। ठीक है, एक मिनट को वीडियो पॉज करना। ठीक है,
तो भाई पॉइंट ये है कि गर्म करने पर अशुद्ध कार्बनिक यौगिकों में वाष्प बनती है जिसे ठंडा किया जाता है, और ठंडा करने पर शुद्ध कार्बनिक पदार्थ द्रव के रूप में नीचे बैठ जाते हैं और अशुद्धियां आप लोगों के पास ऊपर रहती है। ठीक है, अशुद्धियों को फिल्टर पेपर द्वारा हटा दिया जाता है एवं निस्यंदन द्वारा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन द्वारा शुद्ध कार्बनिक द्रव के क्रिस्टल आप लोगों के पास प्राप्त कर लिए जाते हैं। ठीक, अब दूसरी आप लोगों के पास क्या होती है, उद्रवपातन। उद्रवपातन यानी सब्लिनेशन। पहले आप चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए कि उद्रवपातन क्या होता है। सर अगर आप उद्रपातन को यहां पर समझ रहे हैं तो देखिए एक बीकर हम लोगों ने लिया हुआ है। उद्रपातन का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी ठोस को गर्म करते हो तो वो बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे कहते हैं बेटा उद्रपातन। ठीक है, तो यहां पर पॉइंट क्या है, आप लोगों के पास एक बीकर लिया हुआ है, यहां पर आप लोगों ने एक पात्र और लिया हुआ है, इस पात्र में बेटा ठोस कार्बनिक पदार्थ आप लोगों ने लिया हुआ है। जैसे ही बेटा आप इसको गर्म कर रहे हो तो वाष्प बन रही है। ठीक है, और यहां पर इस पात्र और इस बीकर के बीच में परफोरेट एब्स्टॉस की शीट है। ये परफोरेट मतलब छिद्रित है, छिद्रित। तो भैया यहां से क्या हो रहा है, वाष्प इन छिद्रों में से बाहर की तरफ निकल रही है, और यहां पर आपने कॉटन लगा रखी है जिससे वाष्प बाहर नहीं जा रही है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये वाष्प यहां पर इकट्ठी हो रही है, और जो अशुद्धियां हैं वो नीचे की तरफ है। अब देखो थ्योरी इसकी, उद्रपातन यानी सब्लिनेशन। तो यहां पर पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि यह विधि उन कार्बनिक पदार्थों के शुद्धिकरण के प्रयोग में आती है। यह विधि उन कार्बनिक पदार्थों के शुद्धिकरण के प्रयोग में आती है जिनमें कार्बनिक यौगिक उद्रपातनीय यानी सब्लिटाइल हो। उद्रपातनीय सब्लिटाइल का मतलब है वाष्प अवस्था में बना सकता हो, और अशुद्धियां जो हो वो नॉन सब्लिटाइल हो यानी अउद्रपातनीय हो, यानी वाष्प में नहीं बनाती हो। अब मेरी बातों को जरा आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सर जो ये प्योरिफिकेशन वाले मेथड होते हैं ना, इन प्योरिफिकेशन मेथड में आप लोगों के पास यही चीजें पूछी जाती है कि आप कार्बनिक पदार्थों को कौन से सिद्धांत के आधार पर सेपरेट कर रहे हो और कौन कौन से पदार्थों को सेपरेट कर रहे हो। ये दो चीजें आप लोगों के पास महत्वपूर्ण है। तो इस विधि द्वारा उन कार्बनिक यौगिकों के शुद्धिकरण में प्रयोग में आती है जिनमें कार्बनिक यौगिक उद्रपातनीय हो एवं अशुद्धियां आप लोगों के पास नॉन सब्लिटाइल हो। ठीक है, कपूर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, नौसादर को पृथक किया जाता है। ठीक है, अब यह उद्रपातन प्रक्रिया होती क्या है, जरा आप इस चीज को यहां पर देखने की कोशिश कीजिएगा कि जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वह बिना द्रव अवस्था में आए। जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वो बिना द्रव अवस्था में आए सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और ये प्रक्रिया बेटा आप लोगों के पास क्या कहलाती है, सब्लिनेशन। यहां पर आप लोगों के पास कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्त, सब्लिनेशन यानी उद्रपातन कहलाती है। सर अगला पॉइंट यहां पर क्या है, इस विधि में एक पात्र में अशुद्ध कार्बनिक यौगिक को लेकर इस विधि में एक पात्र में एक अशुद्ध कार्बनिक यौगिक को लेकर गर्म किया जाता है जिसे छिद्रित एस्बेस्टोस परत द्वारा अलग अलग किया जाता है। कार्बनिक पदार्थ गर्म होकर सीधे ही गैस में बदल जाते हैं और कीप की दीवारों से टकराकर संघनित या ठंडी हो जाती हैं और अशुद्धियां नीचे द्रव के रूप में रह जाती हैं। खत्म। क्या दिक्कत है बेटा, आपको सिद्धांत याद करना है, एग्जाम्पल याद करना है, बताओ क्या दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है। सर सर अगला अगला सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन यानी साधारण आसवन। सिंपल डिस्टिलेशन यानी साधारण आसवन है बेटा। सिंपल डिस्टिलेशन यानी साधारण आसवन। अब बेटा चित्र से ही काम क्लियर है। एक गोलाकार कीप नुमा फनल है, इसमें आप लोगों ने कार्बनिक यौगिक डाला हुआ है अशुद्ध, नीचे से गर्म कर रहे हो, ऊपर थर्मामीटर है ताकि आप टेम्परेचर को नियंत्रित कर सको। यहां पर साइड में एक संघनित्र है, और यहां पर एक बेंट शेप की कांच की एक ट्यूब है, और यहां पर हम इकट्ठा कर रहे हैं।
कार्बनिक शुद्ध वाले को। तो भाई जैसे ही आप अशुद्ध कार्बनिक पदार्थों को गर्म करोगे तो वाष्प बनेगी। वाष्प बनेगी तो बेटा वाष्प यहां से इधर की तरफ जाएगी। अब यहां पर क्या है बेटा, आप वाटर का फ्लो करवा रहे हो, है ना, लिबिक कंडेंसर इसको बोला जाता है। तो भैया यहां पर टकराएगी कांच की दीवारों से वाष्प, तो धीरे धीरे उसका तापमान में कमी आएगी। अब जब धीरे धीरे कांच की दीवारों से टकरा कर उसके तापमान में कमी आ रही है तो भैया यहां पर वो ठंडी होगी तो वाष्प द्रव में बदलेगी। तो यहां पर भैया एक तो वाटर निकल जाएगा, देखो वाटर इन कर रहे हो तो वाटर यहां से बाहर निकल रहा है, जैसे वाटर आप निकाल रहे हो ना भाई, वाष्प को ठंडा करने के लिए इधर से डाल रहे हो, इधर से निकल रहा है। तो यहां पर जो शुद्ध कार्बनिक पदार्थ की वाष्प है वो आप लोगों के पास नीचे की तरफ द्रव में इकट्ठा हो जाएगी। ये देखो थ्योरी, ये देखो थ्योरी क्या है बेटा, यह विधि उन कार्बनिक यौगिकों के लिए प्रयोग में ली जाती है, जरा बहुत ध्यान से देखना, यह विधि उन कार्बनिक यौगिकों के लिए प्रयोग में ली जाती है जिसमें कार्बनिक यौगिक वाष्पशील हो, जिसमें कार्बनिक यौगिक कैसा हो मेरे लाल, आप लोगों के पास वाष्पशील हो, एवं अशुद्धियां आप लोगों के पास अवाष्पशील हो। यानी जो कार्बनिक यौगिक है, यह बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जिसमें कार्बनिक यौगिक आप लोगों के पास वाष्पशील हो परंतु अशुद्धियां यहां पर आप लोगों के पास कैसी हो बेटा, अवाष्पशील हो, अशुद्धियां यहां पर अवाष्पशील हो, या फिर कार्बनिक यौगिक या अशुद्धियों के बीच क्वथनांक में अंतर अधिक ना हो। कार्बनिक यौगिक या फिर अशुद्धियों के बीच क्वथनांक में अंतर अधिक ना हो, या 80 केल्विन के आसपास हो, 80 केल्विन के आसपास हो, या कुछ बुक्स में तापमान में अंतर 50 केल्विन भी दिया हुआ हो। यह सिद्धांत यहां पर इंपॉर्टेंट है कि आप सिंपल डिस्टिलेशन द्वारा किन कार्बनिक यौगिक को सेपरेट कर सकते हो। सर सिंपल डिस्टिलेशन द्वारा हम उन कार्बनिक यौगिक को यहां पर सेपरेट कर सकते हैं जिसमें कार्बनिक यौगिक वाष्पशील हो, अशुद्धियां अवाष्पशील हो, या फिर कार्बनिक यौगिक या अशुद्धियों के बीच क्वथनांक में अंतर अधिक हो, है ना। तो आसवन आप लोगों के पास दो प्रकार की प्रक्रियाओं का एक मिक्सचर होता है, कौन कौन सी, वाष्पन संघनन। आसवन चाहे प्रभाजीय आसवन हो, चाहे विभाजीय आसवन हो, चाहे निम्न दाब पर आसवन हो, चाहे आप लोगों के पास कोई सा भी आसवन हो, हर प्रकार के आसवन में दो ही प्रक्रिया आप लोगों को देखने को मिलेगी, वाष्पन और संघनन, वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन। वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन, ये दो चीजें बेटा आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी मेरे दोस्त ऐसी विधियां जिसमें कार्बनिक यौगिकों को वाष्प में बदला जाता है, ऐसी विधियां जिसमें कार्बनिक यौगिकों को वाष्प में बदला जाता है और उसे ठंडा किया जाता है, आसवन कहलाती है। ये बेसिक कंसेप्ट है, हर प्रकार की आसवन विधि में यही कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। बात क्या है कि साधारण आसवन में, जरा इन बातों को जरा ध्यान से देखिएगा, साधारण आसवन में एक पात्र में कार्बनिक यौगिकों के मिश्रण के द्रव को लिया जाता है। साधारण आसवन में एक पात्र में कार्बनिक यौगिकों के मिश्रण के द्रव को लिया जाता है एवं इस पात्र से वाष्प को एक नली के माध्यम से कंडेंसर यानी संघनित्र ठंडा करने वाला में भेजा जाता है। जब कार्बनिक यौगिक के द्रव के मिश्रण को गर्म किया जाता है, तो कार्बनिक यौगिक वाष्पशील होने के कारण वाष्प बनाता है जिसे ठंडा करके अलग कर दिया जाता है। अब अशुद्धियां जो रहती है इसमें वो अवाष्पशील रहती है। कौन कौन से ऐसे आप लोगों के पास यौगिक हैं जिनको आप सेपरेट कर सकते हो, ईथर एवं एनिलीन को, हेक्सेन एवं टोलुइन को, ईथर एवं एनिलीन को, हेक्सेन एवं टोलुइन को। ठीक है बच्चों, अब इसके बहुत सारे यहां पर प्रकार हैं। जैसे एक आ रहा है आप लोगों के पास स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होगा बेटा, स्टीम्स यहां पर फ्लो करेंगी, स्टीम को ठंडा करोगे, बस ये खत्म है। जैसे देखो क्या हो रहा है, यह आप लोगों के पास एक स्टीम जनरेटर है जो कि स्टीम बनाता है। ठीक है, यहां पर आप लोगों ने इस बीकर के अंदर कार्बनिक यौगिक को लिया हुआ है, इसको गर्म कर रहे हो तो यहां से वाष्प बन रही है। ठीक है, यहां से वाष्प बन रही है, यहां से आप लोगों के पास स्टीम बन रही है, दोनों इस कंडेंसर में जा रही है, दोनों इस कंडेंसर में आप लोगों के पास जा रही है। तो अब यहां पर यह चीज देखना कि भैया
जो कार्बनिक यौगिक है वो तो आप लोगों के पास नीचे की तरफ बैठ रहा है, और जो जल की परत है वो ऊपर की तरफ है, मतलब इमिसिबल लिक्विड्स है, मतलब मिश्रणीय नहीं है, तो आप इनको अलग अलग कर सकते हो। फिर स्टीम डिस्टिलेशन से बेटा आप लोगों के पास है ना, ये वहां प्रयोग में आता है जहां पर आप लोगों के पास बॉइलिंग पॉइंट में अधिक अंतर ना हो। तो ये देखो, ठीक है, ये यह विधि उन कार्बनिक यौगिकों के पृथक्करण में उपयोग में ली जाती है जहां पर यौगिक जल में अविलय हो, यानी जो कार्बनिक यौगिक है वो आप लोगों के पास जल के साथ मिक्स नहीं हो रहा है, लेकिन भाप में हाई टेम्परेचर की वजह से उसमें मिक्स हो सकता है। तो आप भाप में उसको विलयशील कराओगे, फिर ठंडा करने के बाद जल को अलग कर लोगे और शुद्ध कार्बनिक पदार्थों को अलग कर लोगे। तो ये सिद्धांत बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहां पर कि भापीय आसवन किन प्रकार के यौगिकों के शुद्धिकरण में प्रयोग में आता है, तो आप यहां पर आराम से लिख सकते हैं, आप यहां पर आराम से लिख सकते हैं कि यह विधि उन कार्बनिक यौगिकों के पृथक्करण में उपयोग में लाई जाती है जिनमें यौगिक जल में अविलय हो परंतु भाप में कैसा हो दोस्त, विलयशील हो। ठीक, अगली लाइन यहां पर आप लोगों के पास क्या लिखी हुई है, जरा आप यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। सर भापीय आसवन, भापीय आसवन भी आप लोगों के पास साधारण आसवन की तरह ही है, भापीय आसवन भी बेटा कैसा है आप लोगों के पास, साधारण आसवन की तरह ही है। बस अंतर इतना है कि भापीय आसवन में एक भापीय जनित्र होता है, यानी बेसिक कंसेप्ट वैसा का वैसा ही है जो आप लोगों के पास सिंपल डिस्टिलेशन में है। आगे देखिए, आगे का पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास क्या है, आगे का पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास क्या है, इस विधि में सर्वप्रथम, इस विधि में सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक को पात्र में लेकर गर्म करते हैं। जरा पॉइंट सुनना, इस विधि में सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक को पात्र में लेकर गर्म करते हैं, ठीक उसी समय पर, ठीक उसी समय पर भापीय जनित्र में उपस्थित भाप को गर्म करते हैं। ठीक उसी समय पर आप क्या करते हो बेटा, भापीय जनित्र में उपस्थित भाप को गर्म करते हैं। तो कार्बनिक यौगिक की बनने वाली वाष्प, तो कार्बनिक यौगिक की बनने वाली वाष्प जल वाष्प के साथ मिश्रित होकर कंडेंसर में जाती है, जहां वाष्प ठंडी या संघनित होकर द्रव में बदल जाती है एवं शुद्ध कार्बनिक पदार्थ जल में अविलय रहता है, जिसके कारण जल की परत व कार्बनिक यौगिक की परत अलग हो जाती है, जिसे कीप के द्वारा आप सेपरेट कर सकते हो। नाइट्रोबेंजीन का पृथक्करण, तारपीन का पृथक्करण, ये यहां पर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये यहां पर बेटा आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्लियर है यहां तक की बात? यस सर, यहां तक की बात क्लियर है। तो अब आता है बेटा आप लोगों के पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी प्रभाजी आसवन। ठीक है, यहां पर फ्रैक्शनल कॉलम आप लोगों के पास है बेटा, है ना, फ्रैक्शनल कॉलम है, ठीक है, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट कॉलम में डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के अनुसार बेटा यहां पर आप लोग पदार्थों को सेपरेट कर सकते हो। ऊपर के कॉलम की तरफ तापमान कम होता है और नीचे की कॉलम की तरफ तापमान यहां पर अधिक होता है, और टॉप टू बॉटम जाने पर आप लोगों के पास यहां पर देखो, है ना, ये चीजें हैं। अब देखो, प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की खास बात, यहां से क्वेश्चन आप लोगों के पास आता है, इस पर आप लोगों को अपना सारा ध्यान केंद्रित करना है। प्रभाजी आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जरा देखिए क्या चीज है सर। प्रभाजी आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के पास पूछे जा सकता है। सर प्रभाजी आसवन विधि उन यौगिकों के पृथक्करण में उपयोग में की जाती है जहां तापमान में, जहां तापमान में अंतर बहुत कम हो, अर्थात 10 केल्विन या उसके आसपास हो। यह एक इंपॉर्टेंट है सिद्धांत कि प्रभाजी आसवन कहां प्रयोग में की जाती है, जहां जहां आप लोगों के पास तापमान में अंतर बहुत कम हो, यानी 10 केल्विन या उसके आसपास का हो। इसका भी कंसेप्ट वैसा ही है जैसा कि साधारण आसवन का है, पहले आप वाष्प बनाओगे, उसके बाद ठंडा करोगे और इकट्ठा करोगे। बस अंतर यह है कि फ्रैक्शनल कॉलम का यूज किया जाता है जिसमें टेम्परेचर के आधार पर पदार्थों को सेपरेट आप कर सकते हो। सर इसका उपयोग आप कहां कर रहे हो?
प्रभाजी आसवन का उपयोग पेट्रोलियम इंडस्ट्री में कच्चे पदार्थों के सेपरेट में आप इसको प्रयोग में करते हो। ठीक हो गया सर। अगला पॉइंट है आप लोगों के पास, अगला पॉइंट है यहां पर, जरा आप देखने की कोशिश कीजिएगा। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट यहां पर आप लोगों को पास किया है मेरे बच्चों, जरा देखिएगा। अगला पॉइंट पहले मैं डिटेल से बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों को सारी चीजें यहां पर, पहले डिटेल से बेटा, डिटेल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिटेल बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, डिटेल बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। मैं शॉर्ट नोट्स भी बताऊंगा, ये सब डिटेल से है पहले, अब शॉर्ट में भी आपको बताऊंगा काम की चीजें। सर लास्ट आता है बेटा आप लोगों के पास निर्वातीय आसवन या कम दाब पर आसवन। लास्ट में आप लोगों के पास क्या आता है बेटा, निर्वातीय आसवन या कम दाब पर आसवन। ये डिटेल है, ये पूरी डिटेल आप लोगों को दी जा रही है। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को काम की चीज भी बताऊंगा। सर निर्वातीय आसवन यानी कम दाब पर आसवन यानी वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या होता है बेटा आप लोगों के पास, क्या नहीं होता है, जरा डिटेल से यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार के आसवन के बेसिक कंसेप्ट वैसे ही हैं जैसे साधारण आसवन, सब में बेसिक कंसेप्ट सेम है, बस अंतर यह है कि यह पूरी प्रक्रिया कम दाब पर संपन्न होती है एवं दाब को नियमित करने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है सर, यहां पर यह है, यह सिद्धांत यहां पर इंपॉर्टेंट है, यह सिद्धांत यहां पर आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट है। क्या है कि इस प्रकार की विधि उन कार्बनिक यौगिकों के शुद्धिकरण में प्रयोग में ली जाती है, इस प्रकार की विधि उन कार्बनिक यौगिकों के शुद्धिकरण में प्रयोग में ली जाती है जो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले अपघटित हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये जेईई में इसमें पूछा भी गया है कि इस प्रकार की विधि का उपयोग आप कहां करोगे, जो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले अपघटित हो जाता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, सर बॉइलिंग पॉइंट है वह ताप जिस पर पदार्थों का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब या बाह्य दाब के बराबर हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों के पास यहां पर कहलाता है। सर इस विधि में जैसे ही मैनोमीटर के द्वारा पदार्थ का दाब कम किया जाता है, पदार्थ अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले वाष्पित हो जाता है, इस प्रकार उसे शुद्ध किया जाता है। जैसे ग्लिसरॉल का शोधन, ग्लिसरॉल का शोधन इसी विधि के द्वारा आप करते हो। ठीक है, यह आप लोगों के पास यहां पर डायग्राम हो गया, यह आप लोगों के पास क्या हो गया बेटा, डायग्राम। तो ये तो मैंने डिटेल से आप लोगों को करा दिया, ये क्या करा दिया बेटा, डिटेल से मैंने करा दिया। सर अब, सर अब शॉर्ट नोट भी बता दो, शॉर्ट नोट भी बताएंगे बेटा। अब शॉर्ट नोट्स, ये तो डिटेल से बता दिया, अब शॉर्ट नोट भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो आपके काम की चीज है। सब देगा रे तुम्हारा भाई, सब देगा दोस्त, सब देगा मैं तुमको सब देगा बेटा। ये शॉर्ट नोट, काम की चीज, सीधी बात, नो बकवास। शॉर्ट नोट, सीधी बात, नो बकवास। सीधी बात, नो बकवास, ये है शॉर्ट नोट्स बेटा। ठीक है, यह आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए। देखो इधर, ठीक है, देखो काम काम की बात पहले मैंने डिटेल से बताया, पहले मैंने डिटेल से बताया आप लोगों को, अब ये काम की बात।
तबीयत खराब है। देखो भाई, शॉर्ट नोट है आप लोगों के पास, सीधी बात नो बकवास। अच्छा नहीं लग रहा ये डिजाइन, अच्छी नहीं लग रही। डिजाइन मारोगे सर आप? बिल्कुल मारेंगे भाई, क्यों नहीं मारूंगा, क्यों नहीं मारूंगा मैं, क्यों नहीं मारूंगा। क्यों नहीं मारूंगा? वाई आई एम नॉट मेकिंग डिजाइन? नहीं, अच्छे नहीं लग रही। यस, अच्छी लग रही है, बिल्कुल अच्छी लग रही है भाई, बिल्कुल। इसमें कलर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। इसमें दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। इसमें ये दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। कालो दिखोगो, दिख रहा है, दिख रहा है भाई। मेरा शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स सब कुछ देगा तुम्हारा भाई, जब तक जिंदा है तब तक सब कुछ मिलेगा। अब यहां पर देखो फटाफट से, ये सारी चीजें मैंने डिटेल से बता दी, ये सारी चीजें बेटा मैंने डिटेल से बता दी, क्योंकि डिटेल भी जरूरी है, कुछ 11वीं 12वीं के बच्चे भी तो देखते हैं। अब किसी बच्चे को भैया चाहिए, अब किसी बच्चे को नहीं चाहिए कि भैया मुद्दे की बात बताओ आप, तो मुद्दे की बात यह है कि शुद्धिकरण के लिए उपयोग में की जाने वाली सामान्य टेक्निक ये है, उद्रपातन, क्रिस्टलीकरण और आसवन। ठीक है, अब कहा क्या होता है जरा देखो, पॉइंट वाइज मैंने बना दिया है आप लोगों के लिए, पॉइंट वाइज। इसका उपयोग वाष्पशील तरल पदार्थों को गैर वाष्पशील अशुद्धियों से अलग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आसवन की बात हो रही है, उद्रपातन क्रिस्टलीकरण आप लोगों ने पढ़ लिया है, ये आसवन की बात हो रही है। यहां पर जो बात हो रही है दोस्त, वो किसकी हो रही है? आसवन की हो रही है। ठीक है, आसवन की बात है यह कि आसवन का उपयोग वाष्पशील तरल पदार्थों को गैर वाष्पशील पदार्थों से अलग करने के लिए किया जाता है। क्वथनांक में पर्याप्त अंतर वाले तरल पदार्थ जैसे क्लोरोफॉर्म एनिलीन का मिश्रण इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। आ गया पॉइंट, क्लोरोफॉर्म एवं एनिलीन का मिश्रण आप इस विधि द्वारा सेपरेट कर सकते हो। जो मैंने बोल दिया है पत्थर की लकीर है, याद रख लेना, ये एग्जाम्पल याद होने चाहिए, वरना खेल खत्म हो जाएगा। सर आसवन 3 अलग अलग तरीकों से यहां पर किया जाता है। कौन कौन से अलग अलग 3 तरीके हैं बेटा आप लोगों के पास, जरा देखो। पहला है आप लोगों के पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या लिख रहा है? यह तब लागू होता है जब दो तरल पदार्थों के क्वथनांक में बहुत अधिक अंतर नहीं होते हैं, जैसे पेट्रोलियम उद्योगों में कच्चे तेल के विभिन्न अंशों को अलग करने के लिए। बहुत सही सर, बहुत सही। पेट्रोलियम उद्योगों में कच्चे तेल के विभिन्न अंशों को अलग करने के लिए यहां पर आप लोगों के पास प्रयोग किया जाता है। सर भापीय आसवन, भापीय आसवन का प्रयोग आप कब करते हो? ये लो शॉर्ट नोट्स एकदम क्लियर। सर इस तकनीक का उपयोग उन पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है जो भाप में वाष्पशील होते हैं और पानी के साथ अमिश्रणीय होते हैं, जैसे एनिलीन को जल से, एनिलीन जल मिश्रण से अलग किया जाता है। एनिलीन को एनिलीन जल मिश्रण से अलग किया जाता है, स्टीम डिस्टिलेशन, भापीय आसवन। सर यहां पर अगला पॉइंट आप लोगों के पास क्या है? सर अगला पॉइंट है बेटा निम्न दाब पर आसवन, इसको आप वैक्यूम डिस्टिलेशन भी बोल सकते हो या रिड्यूस्ड भी बोल सकते हो। सर इस विधि का उपयोग बहुत उच्च क्वथनांक वाले तरल पदार्थों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है जो अपने क्वथनांक या उससे नीचे अपघटित हो जाते हैं। यह भी बड़ा ही खतरनाक एग्जाम्पल है। इस तकनीक का उपयोग करके साबुन उद्योगों में ग्लिसरॉल को स्पेंटलाइज से अलग किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एग्जाम्पल्स ही इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स क्लियर हो गया? ये क्लियर मतलब जितना अभी पढ़ाया था, जितना मैंने अभी ये डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया, ये 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 ये
ठीक है, ये इन सब का ये शॉर्ट नोट्स है, इन सब का बेटा ये शॉर्ट नोट्स है कि आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। समझ में आ गई बात? हाँ सर, अब एक और है, एक और है। अब हम बात कर रहे हैं बेटा आप लोगों के पास किसकी? सर अब हम लोग यहां पर बात करेंगे आप लोगों के पास हम्म, अब आती है बेटा हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक बहुत सही है। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक आप लोगों के पास क्या होती है बेटा, क्या नहीं होती है? आइए जरा इसको यहां पर देख लेते हैं। वर्णलेखिकी विधि यानी क्रोमेटोग्राफी मेथड क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या नहीं होता है? आइए जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। सर वर्णलेखिकी विधि यानी क्रोमेटोग्राफी मेथड की अगर आप बात करते हो तो यह पहले डिटेल से पढ़ाऊंगा। यह कार्बनिक यौगिकों के शुद्धिकरण की सबसे श्रेष्ठ मेथड है। ठीक है भाई, मान लिया। क्या करते हो? क्योंकि इस विधि द्वारा आप कार्बनिक पदार्थों की सूक्ष्म मात्रा को भी पृथक कर सकते हो। ठीक है सर, क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है क्रोमेटो अर्थात रंग, ग्राफ का मतलब है ग्राफिकल अध्ययन, यानी रंगों के आधार पर पदार्थों को पृथक्करण करना क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। ठीक है भाई, अगला पॉइंट। क्रोमेटोग्राफी में दो प्रकार की अवस्थाएं यहां पर आप लोगों के पास देखने को मिलती है। एक होती है बेटा गतिशील अवस्था यानी मोबाइल फेज, एक होती है आप लोगों के पास स्थिर अवस्था यानी स्टेशनरी फेज। अब देखना सर, स्थिर प्रावस्था के आधार पर क्रोमेटोग्राफी को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। एक है अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी यानी एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, और एक होता है वितरण क्रोमेटोग्राफी यानी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। सर अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी क्या होती है आप लोगों के पास? ठीक है, अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी तो यहां पर आप देखने की कोशिश कीजिएगा। सर जब कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण को जब कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण को जल में घोलकर विलयन बनाया जाता है, जब कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण को जल में घोलकर विलयन बनाया जाता है तो इस विलयन को जब किसी कॉलम में डाला जाता है तो कार्बनिक मिश्रण में उपस्थित एक मिनट, चलो तो एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं। मैसेज आ गया था कंपनी का, ठीक है, अरे अपनी कंपनी का। जब कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण को जल में घोलकर विलयन बनाया जाता है एवं इस विलयन को जब किसी कॉलम में डाला जाता है तो कार्बनिक मिश्रण में उपस्थित सभी घटक अपनी अपनी अधिशोषण क्षमता के कारण अलग अलग मात्रा में अधिशोषित होते हैं एवं इन अधिशोषित होने वाले विभिन्न घटकों को ही क्रोमेटोग्राम यहां पर कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर अगला पॉइंट देखिए क्या है। इन प्राप्त क्रोमेटोग्राम से इन प्राप्त क्रोमेटोग्राम से इन प्राप्त क्रोमेटोग्राम से शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए दो विधियां प्रयोग में की जाती है। एक तो होती है निक्षालन। निक्षालन का मतलब क्या होता है कि विभिन्न घटकों के क्रोमेटोग्राम को उचित विलायक में मिलाकर सेपरेट कर दो, उसको निक्षालन बोलेंगे। और विभिन्न घटकों के क्रोमेटोग्राम को चाकू से काटकर अलग कर लो, सेपरेट कर दो, ये होता है। ठीक है, अब यहां पर दिया हुआ है आप लोगों के पास, हालांकि ये चीज यहां पर, अब ये जो अधिशोषण होता है ना उसके लिए एक रिटेंशन फैक्टर आप लोगों के पास फॉर्मूला है। रिटेंशन फैक्टर, रिटेंशन फैक्टर आरएफ। रिटेंशन फैक्टर का मतलब होता है कि जिस मॉलिक्यूल को आप अधिशोषित करवा रहे हो वो कितनी दूरी तक चल पा रहा है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है आधार रेखा, बेस लाइन आप तय करते हो, ये बेस लाइन से पदार्थ द्वारा चली गई दूरी, बेस लाइन से विलायक द्वारा चली गई दूरी। एक चीज याद रखिएगा इसमें, एक चीज यहां पर याद रखिएगा,
कि भाई उच्च अधिशोषण वाले, उच्च अधिशोषण वाले पदार्थ लंबी लंबी दूरी तय नहीं करते, तय नहीं करते हैं, एवं एवं उनके लिए आरएफ का मान कम होता है। आरएफ का मान क्या होता है बेटा? कम होता है। जबकि यहां पर याद रखिएगा, कम अधिशोषण वाले कम अधिशोषण वाले पदार्थ लंबी दूरी तय करते हैं, एवं उनके लिए आरएफ का मान अधिक होता है। उनके लिए आरएफ का मान क्या होता है बेटा? अधिक होता है। सर अगला यहां पर आप लोगों के पास क्या पॉइंट है? अगला है, आरएफ जो होता है वो यूनिट लेस होता है। याद रखिएगा, आरएफ क्या होता है आप लोगों के पास? यूनिट लेस होता है। कोई इसकी यूनिट नहीं होती, सेंटीमीटर वेंटीमीटर कुछ नहीं होता। ठीक है, रेशो है ये बेसिकली एक। चलो, तो अब मैं आप लोगों को यहां पर यह बता देता हूं कि अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी एडजॉर्प्शन और वितरण क्रोमेटोग्राफी यानी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में अंतर क्या है? अधिशोषण की अगर आप बात करोगे तो यहां पर कॉलम क्रोमेटोग्राफी आप लोगों के पास है। ठीक है, ये आप लोगों के पास है। और ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, दो चीजें हैं, दोनों में आरएफ फैक्टर यूज आएगा। पेपर क्रोमेटोग्राफी में आप लोगों के पास पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होगी। स्थिर अवस्था यहां पर आप लोगों के पास क्या रखनी है? कॉलम क्रोमेटोग्राफी में एल्यूमिना या सिलिका जेल आप लोग यहां पर रख सकते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में आप एल्यूमिना और सिलिका जेल आप लोगों के पास रखनी है, स्टेशनरी फेस। ठीक है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में बेटा आप लोगों के पास कागज ही होगा, क्रोमेटोग्राफिक पेज। गतिशील अवस्था, जिस पदार्थों को सेपरेट करना है वो यहां पर होगा। ठीक है, जिस पदार्थों को सेपरेट करना है वो होगा, जिन पदार्थों को सेपरेट करना है वो होगा। सिद्धांत क्या है कि निक्षालक को कॉलम में ऊपर से नीचे की तरफ बहने दिया जाता है और कॉलम में स्थिर प्रावस्था भरी होती है। ध्रुवता, पॉलरिटी के आधार पर आप सेपरेट करते हो। इसमें क्या करते हो? पॉलरिटी के आधार पर, सेपरेट। पॉलरिटी के आधार पर सेपरेशन होता है। किसके आधार पर सेपरेशन होता है बेटा? पॉलरिटी के आधार पर होता है। सर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा? कांच की प्लेट पर अधिशोषक की पतली परत फैली रहती है एवं उस पर निक्षालक को नीचे से ऊपर की तरफ प्रवाहित किया जाता है। ठीक है सर, वितरण क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा कि क्रोमेटोग्राफिक कागज जिस पर जल के अणु अधिशोषित होते हैं उस पर निक्षालक को नीचे से ऊपर की तरफ प्रवाहित किया जाता है। ठीक है भाई, बढ़िया है। सर शॉर्ट नोट्स, बिल्कुल बेटा, यह डायग्राम है कॉलम क्रोमेटोग्राफी के हैं आप लोगों के पास। ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी का है, ये भी। ठीक है ना? ठीक है भाई। अब शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट जो पढ़ाया, उसका शॉर्ट नोट।
जो पढ़ाया उसका शॉर्ट नोट्स, जो पढ़ाया उसका शॉर्ट नोट्स, ये भी, ये चैप्टर बड़ा परेशान करता है आप लोगों को, उसका शॉर्ट नोट्स यहां पर है। विभेदक निष्कर्षण, विभेदक निष्कर्षण, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। सर ये तो आसान है, बेहद आसान है, इसमें तो कुछ नहीं है, बीकर में मिलाओ, सेपरेट करो, खत्म करो। जब कोई कार्बनिक यौगिक जलीय माध्यम में मौजूद होता है तो उस कार्बनिक विलायक के साथ हिलाकर उसे अलग कर दिया जाता है, जिसमें यह पानी की तुलना में अधिक घुलनशील होता है। कार्बनिक विलायक और जलीय घोल एक दूसरे के साथ अमिश्रणीय होते हैं, वे परत बनाते हैं जिसे विभाजक फनल के द्वारा अलग किया जाता है। यह यौगिक कार्बनिक विलायक को वाष्पित करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है सर। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, सर क्रोमेटोग्राफी के बारे में अगर देखें तो यहां पर है, यह एक महत्वपूर्ण टेक्निक है जिसका व्यापक स्तर पर मिश्रणों को उनके घटकों में से अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें शामिल सिद्धांत के आधार पर इसे दो मुख्य श्रेणियों में यहां पर वर्गीकृत किया गया है। कौन सी है? एक है अधिशोषण, एक है विभाजन। अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी एकदम शॉर्ट एंड स्वीट भी है और लेंदी भी है, जैसा आपको उचित लगे। मैं तो कहूंगा डिटेल ज्यादा अच्छा रहता है। ये तो शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, काम चला हुआ है, लेकिन डिटेल में सारी चीजें होती है। यह इस तथ्य पर आधारित है कि विभिन्न यौगिक एक अधिशोषक पर अलग अलग डिग्री तक अधिशोषित होते हैं। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले अधिशोषक सिलिका जेल और एल्यूमिना है यहाँ पर आप लोगों के पास। यह दो प्रकार से होता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब आप देखिए पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में क्या है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, सर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी को देख रहे हो तो यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है, यह स्थिर और मोबाइल चरणों के बीच मिश्रण के घटकों के निरंतर विभेदक विभाजन पर आधारित है। पेपर क्रोमेटोग्राफी एक प्रकार की विभाजन क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, ये आ गया आप लोगों के पास, ये चीजें हो गई बेटा। अब आ जाओ, ठीक है। अब देखो बेटा, एक मिनट रुको। इतना लिख लिया, इतना लिख लिया, इतना लिखो पहले, जल्दी से लिखो। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों को करा देता हूं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस यहां पर करवाता हूं। जैसे ये देखिए क्या कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहां पर करवा देता हूं। जैसे देखो जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है,
कि ठोस पदार्थ के बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन आप लोगों के पास क्या कहलाता है? उद्रोपातन कहलाता है। यौगिकों की विलेयता में अंतर के आधार पर कौन सी विधि है? विलेयता में अंतर की वजह से क्रिस्टलीकरण है, यहां पर क्रिस्टलाइजेशन है। कच्चे तेल के विभिन्न प्रभाजों को, ये अभी बताया था मैंने आप लोगों को, देखो एग्जाम्पल से बताता हूं मैं। न न न न कच्चे तेल यानी विभिन्न अंशों को अलग करने के लिए आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करोगे। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के पास डायरेक्टली पूछे जाएंगे बेटा, ऐसे। रटने वाला पोर्शन ज्यादा है, रटने वाला पोर्शन ज्यादा है, तो उसके लिए मेंटली आप लोगों को प्रिपेयर रहना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, रटने वाला पोर्शन थोड़ा सा यहां पर ज्यादा है, तो आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर यहां पर होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास क्या होगा बेटा? साधारण आसवन नहीं होगा, स्टीम डिस्टिलेशन नहीं होगा, वैक्यूम डिस्टिलेशन या प्रभाजी, आप वैक्यूम डिस्टिलेशन, कम दाब पर आसवन। सर यहां पर है आप लोगों के पास वह द्रव जिनके क्वथनांक उच्च होते हैं तथा अपने क्वथनांक के नीचे अपघटित हो जाते हैं, के शोधन के लिए उपयोग में किया जाता है, निम्न दाब पर आशवन के लिए प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, हम्म यहां पर यह क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिकों का पृथक्करण और शोधन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? क्रोमेटोग्राफी, वर्ण लेखन। ठीक है, ये नीट यूजी 2017 का आप लोगों के पास क्वेश्चन है। नीट यूजी 2017 का यहां पर आप लोगों के पास क्वेश्चन है कि 1,1 ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल के मिश्रण के पृथक्करण के लिए सबसे उचित विधि कौन सी होगी? स्टीम डिस्टिलेशन, भापी आशवन। ठीक है, नीट यूजी 2020 का आप लोगों के पास सवाल है। नीट यूजी 2020 का यहां पर सवाल है कि कागज वर्ण लेखी की उदाहरण है। कागज वर्ण लेखी की यहां पर किसका उदाहरण है बेटा आप लोगों के पास? सर कागज वर्ण लेखी कॉलम का है, अधिशोषण का है या पार्टीशन का है? विपाटन यानी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का यहां पर आप लोगों के पास एग्जाम्पल हो गया है। और बोलो, ये एक क्वेश्चन है आप लोगों के पास नीट यूजी 2020 कोविड का कि जब एक द्रव यौगिक ए भापी आश्वासन द्वारा केवल तभी शोषित हो सकता है जब भाप वाष्पशील हो, यदि वो भाप में वाष्पशील हो, जल में अमिश्रणीय हो। भाप में वाष्पशील ना हो, जल में मिश्रणीय हो। भाप में वाष्पशील हो, जल में मिश्रणीय हो। भाप में वाष्पशील ना हो, जल में अमिश्रणीय हो। भाप में वाष्पशील हो परंतु जल में अमिश्रणीय हो। ठीक है, ये है। और क्वेश्चन दिखाता हूं। ठीक है, अब और क्वेश्चन देखो, जैसे ये क्वेश्चन देखो आप, ये वाला क्वेश्चन जेई मेंस 2024 का है। जेई मेंस 2024 का है कि क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन इज। एडजॉर्प्शन के बेसिस पर यानी अधिशोषण के सिद्धांत पर, अधिशोषण के सिद्धांत पर आप लोगों के पास क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक कौन सी है? तो कॉलम है और थिन लेयर है। कॉलम है और थिन लेयर यहां पर आप लोगों के पास है। तो बेटा जो आंसर यहां पर आप लोगों के पास होगा वो ये होगा। सर यहां पर एक और क्वेश्चन आप लोगों के पास आया है जेई मेंस 2024 ऑनलाइन 31 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का यहां पर है कि पुष्पों की सुगंध उसमें उपस्थित, पुष्पों की सुगंध, इसको यहां विभेदक हटा दो, विभेदक से कंफ्यूज हो जाओगे, विभेदक नहीं है। ठीक है, डिफरेंशिएशन हटाओ। ठीक है, एडजॉर्प्शन। अब देखो
यहां पर क्वेश्चन है पुष्पों की सुगंध, उसमें उपस्थित कुछ भाप वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ जिन्हें सुगंधित तेल कहा जाता है, ये कमरे के ताप पर जल में अविलय होते हैं परंतु वाष्प अवस्था में ये विलयशील होते हैं। मतलब स्टीम डिस्टिलेशन आप कह सकते हो, भापी आश्वन, कि भाप में तो यहां पर कैसा हो बेटा, वाष्पशील हो, लेकिन जल में अमिश्रणीय हो, तो इसको आप यहां पर क्या बोल सकते हो, भापी आसवन यहां पर बोल सकते हो। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। जैसे ये क्वेश्चन आप देखिए कि डिस्टिलेशन आप किसके लिए प्रयोग में कर सकते हो, और स्टीम डिस्टिलेशन यहां पर किसके लिए प्रयोग में कर सकते हो। तो मेरे दोस्त हाँ, अब देखो एनिलीन वाटर तो आप लोगों के पास तय हो गया कि भाई ये स्टीम डिस्टिलेशन का पार्ट है, ठीक है। अब सेपरेशन ऑफ ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाई, देखो एग्जांपल तो याद करना पड़ेगा आपको, बिना एग्जांपल के काम नहीं चल सकता, बिना एग्जांपल के काम नहीं चल सकता। तो भैया स्पेंट लाई से अगर आप कर रहे हो तो निम्न दाब पर आश्वन है, निम्न दाब पर आश्वन है, निम्न दाब पर आश्वन है, डी के साथ, डी के साथ फर्स्ट है, डी के साथ बेटा फर्स्ट है, डी के साथ बेटा फर्स्ट है। सर ए के साथ क्लोरोफॉर्म और एनिलीन, तो अब बचा क्या है आप लोगों के पास, बी है, बी के साथ थर्ड हो गया, बी के साथ थर्ड हो गया, ए के साथ फोर्थ है, बी के साथ थर्ड है, सी के साथ सेकंड है, डी के साथ फर्स्ट है। ये आप लोगों के पास ऐसे ही आएंगे रटने वाले क्वेश्चन। जेई मेंस 2024 ऑनलाइन 31 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का यहां पर आप लोगों के पास क्वेश्चन है ये, ठीक है सर। और देख लो, अब ये क्वेश्चन देखो कि जेई मेंस 2024 का आप लोगों के पास क्वेश्चन है 27 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का, भाप वाष्पशील हो, जल अमिश्रणीय, यानी द टेक्निक यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ स्टीम वॉलेटाइल वाटर इमिसिबल। स्टीम में तो आप लोगों के पास वाष्पशील हो, जल में अमिश्रणीय हो, भापीय आश्वन, भापीय आश्वन, स्टीम डिस्टिलेशन। अब एक सवाल आप यहां पर होमवर्क में करेंगे, एक सवाल आप होमवर्क में करेंगे, तो इसी तरीके के सवाल बेटा आप लोगों के पास यहां पर आएंगे। तो ये मैंने पहला पोर्शन यहां पर आप लोगों के पास करा दिया, प्यूरिफिकेशन मेथड एंड टेक्निक्स। पहला पोर्शन जो हम लोगों ने यहां पर करा है वो क्या है, प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कर लिया है बेटा। प्योरिफिकेशन ऑफ, प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आप लोगों को बेटा मैंने करा दिया है डिटेल से, बहुत शानदार तरीके से आप लोगों ने जेई मेंस के और नीट के क्वेश्चन यहां पर कर लिए हैं, ठीक है। पहला पोर्शन इस चैप्टर का खत्म होता है, इसमें बहुत सारे चैप्टर मिक्स है। अब आप लोगों के पास क्या आता है, अब आप लोगों के पास आता है बेटा यहां पर, जैसे एक क्वेश्चन ये भी है, एक क्वेश्चन ये भी देख लो आप, जेई मेंस का एक और क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी शुद्धिकरण विधि के लिए निम्नलिखित में से क्या सही कथन है, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रोमेटोग्राफी, आरएफ ऑफ ए पोलर कंपाउंड इज स्मॉलर देन दैट ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर कंपाउंड्स आर रिटेन्ड at top and polar compounds come down in the column chromatography, organic compound run faster than solvent in thin layer chromatography। ये आप होमवर्क में करना, ठीक है, ये आप होमवर्क में यहां पर कीजिएगा, ठीक। चलो अब आप लोगों के पास आता है बेटा दूसरा यहां पर पोर्शन है, आप लोगों के पास दूसरा पोर्शन है बेटा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब टेस्ट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के टेस्ट वगैरह हैं जो आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखने हैं। कैसे है बेटा, जरा यहां पर देखिए, जैसे कुछ टेस्ट यहां पर आप लोगों के पास दिए गए हैं, अनसेचुरेशन टेस्ट है यहां पर, किस किस के, एल्कीन्स और एल्काइंस के यहां पर अनसेचुरेशन टेस्ट आप लोगों के पास दिए गए हैं। कि बेयर टेस्ट है, कोल्ड एल्कलाइन डाइल्यूट केमिनोफोर डीकलराइज टेस्ट है, पर्पल कलर आपको देगा, कलरलेस प्लस MnO2 ब्राउन पीपीटी में यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा। Br2 वाटर डीकलराइजेशन टेस्ट, ब्राउन कलर ऑफ Br2 आप लोगों के पास कलरलेस हो जाएगा अल्कीन्स और अल्काइन के साथ रिएक्ट करके।
टर्मिनल एल्काइन के लिए यहां पर जो टेस्ट है उसको आप यहां पर देखने की कोशिश कीजिए। सर टर्मिनल एल्काइन के लिए यहां पर टेस्ट क्या हो जाएगा भाई, NaNH2 अथवा AgNO3 अथवा Cu2Cl2 NH4OH के साथ यहां पर आप लोगों के पास एसिटल्डिहाइड आयन अवक्षेप निश्चित करता है। टर्मिनल एल्काइन का यहां पर टेस्ट हो गया है आप लोगों के पास। सर एल्काइल हैलाइड के यहां पर टेस्ट आप देख लीजिए क्या होंगे। यदि वे कार्बन धनायन बनाने में समर्थ होते हैं, स्टेबल कार्बोकेटायन, स्टेबल कार्बोकेटायन धनायन बनाते हैं तो AgNO3 के साथ अवक्षेप देते हैं। बिलिस्टिन टेस्ट है, यदि यौगिकों की अल्प मात्रा को कॉपर तार पर लेकर जलाया जाए तो हरे रंग की ज्वाला के साथ जलता है, हेलोजन के लिए। एल्कोहल के लिए क्या है बेटा टेस्ट यहां पर, एल्कोहल के लिए है बेटा सिरिक अमोनियम नाइट्रेट, लाल रंग देता है। एसिटिक अम्ल तथा सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर फलो जैसी गंध आती है। 2 एल्केनॉल तथा एथेनॉल हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देते हैं। CH3I का पीला अवक्षेप I2 प्लस OH माइनस से अभिक्रिया कराने पर आप लोगों को प्राप्त होता है। सर एल्डिहाइड और कीटोन के लिए यहां पर टेस्ट है, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन अथवा ब्रेडी 2,4-DNP, 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। एल्डिहाइड तथा कीटोन के साथ पीला, नारंगी अथवा लाल रंग यहां पर देते हैं। एल्डिहाइड के लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट है, क्या है बेटा आप लोगों के पास, टॉलेंट टेस्ट है, रजत सिल्वर मिरर यहां पर देगा। फेलिंग टेस्ट है, बेंजेल्डिहाइड के अतिरिक्त यहां लाल रंग देगा। बेनेडिक्ट टेस्ट लाल रंग, शिफ बेस गुलाबी रंग, HgCl2 के साथ सिलेटी अवक्षेप। कीटोन्स, कीटोन्स के लिए खास बात है बेटा, मिथाइल कीटोन यहां पर हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यहां पर खास पॉइंट क्या है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए खास पॉइंट है कि जलीय NaHCO3 के साथ तीव्र बुदबुदाहट के साथ गैस निकलती है। केवल फॉर्मिक एसिड टॉलेन अभिकर्मक के साथ रजत टेस्ट देते हैं। नीला लिटमस लाल लिटमस को कन्वर्ट कर देता है, मतलब नीला लिटमस लाल में कन्वर्ट हो जाता है। एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके फलों जैसी गंध देता है। ठीक है। फिनॉल, उदासीन FeCl3 के साथ बैंगनी रिंग देता है। लिबरमान टेस्ट देता है। Br2 के साथ सफेद अवक्षेप देता है। नाइट्रोफिनॉल में जलीय NaHCO3 के साथ तीव्र बुदबुदाहट प्रेक्षित करता है। इसके बाद है कुछ डिफरेंशिएट टेस्ट हैं जो कि बेटा यहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने में काम आते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल को ल्यूकास टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट के द्वारा आप सेपरेट कर सकते हो। ठीक है। फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन को आप कैसे सेपरेट करोगे, हिंसबर्ग टेस्ट के साथ आप यहां पर सेपरेट कर सकते हो। हिंसबर्ग टेस्ट में 1 डिग्री अमाइन एक पारदर्शी विलयन देता है जिसे अम्लीकृत करने पर एक अविलय पदार्थ अलग हो जाता है। 2 डिग्री अमीन एक अविलय यौगिक देता है जो कि अम्लीकृत करने पर अप्रभावित रहता है। 3 डिग्री अमाइन अविलय यौगिक देता है। HNO2 के साथ अभिक्रिया करने पर आप लोगों को वेरियस टाइप ऑफ यहां पर प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है। HNO2 के साथ क्रिया करने पर आप लोगों को पास क्या मिल रहा है, HNO2 के साथ क्रिया करने पर आप लोगों को पास अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट वहां पर मिलेंगे। प्राइमरी एमीन्स जो होते हैं, प्राइमरी एमीन्स जो आप लोगों के पास होते हैं वो कार्बाइल अमाइन टेस्ट देता है। आइसोनाइट्राइल असहनीय गंध होती है यहां पर। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन सरसों की जैसी गंध होती है। एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन जो होते हैं, एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन डायजो टेस्ट देते हैं। ठीक है। एमाइड को NaOH के साथ उबालने पर NH3 आप लोगों को प्राप्त होता है। नाइट्रोबेंजीन के लिए, नाइट्रोबेंजीन के लिए बेटा क्या सीन है आप लोगों के पास, सर नाइट्रोबेंजीन के लिए मुलिकन बेकर टेस्ट होता है। इसे ZnNH4Cl से कराने पर टॉलेंट टेस्ट के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण आप लोगों को प्राप्त होता है। प्रोटीन के लिए कुछ टेस्ट है यहाँ पर, बायूरेट टेस्ट है, निनहाइड्रीन टेस्ट है। तो ये आपको ध्यान में रखने बेसिकली। क्वेश्चन किस तरीके से आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन मेरे दोस्त आप लोगों से किस तरीके से यहां पर पूछा जा सकता है, आइए जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन यहां पर इस तरीके से पूछा जा सकता है जैसे जेई मेंस 2024 ऑनलाइन 9 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का यहां पर क्वेश्चन है। जरा क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन यहां पर क्या है
कि निम्नलिखित यौगिकों में से धनात्मक आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा जब उसे जलीय KOH विलयन तदुपरांत पोटेशियम हाइपोआयोडाइड के साथ उपचारित किया जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आयोडोफॉर्म टेस्ट ये तो बिल्कुल भी नहीं दे रहा, ये भी नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, सर ये भी नहीं दे रहा। अरे यार ढंग से देखो भाई, जलीय KOH के साथ अगर आप उपचारित कर रहे हो एक्वस KOH के साथ, तो एक्वस KOH के साथ जैसे आप इसको उपचारित करोगे यानी रिएक्शन करवाओगे तो ये बन जाएगा CH3, सर CH2, CH3 CH2, सर यहां पर आप लोगों के पास C है, यहां पर आप लोगों के पास OH है, यहां पर आप लोगों के पास OH है, यहां पर आप लोगों के पास CH3 है। सर क्या बनेगा यहां पर, सर यहां पर आप लोगों के पास H2O निकल जाएगा, यहां से बेटा आप लोगों के पास क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। जैसे ही बेटा यहां से H2O निकलेगा यहां पर क्या बन जाएगा, CH3, यहां पर आप लोगों के पास CH2, यहां C डबल बॉन्ड हो, यहां पर आप लोगों के पास CH3 बन जाएगा। ठीक है, अब ये यहां पर आप लोगों के पास आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, ये यहां पर आप लोगों के पास कौन सा टेस्ट दे रहा है, आयोडोफॉर्म टेस्ट यहां पर देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट यहां पर आप लोगों के पास देगा। ठीक है ना, यह आप लोगों के पास आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन करने बेटा। सर एक यहां पर देखो, एक यहां पर भी आप लोगों के पास क्वेश्चन आया है, जेई मेंस 2024 9 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का यहां पर क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहां पर मिलान करवाना है। BR2 टेस्ट, अब बेसिकली मेमोराइज है, याद करने वाला यहां पर आप लोगों के पास है। सर BR2 रेडिश ऑरेंज कलर जो होता है, लाल बुरा अवशेप यहां पर, बेयर टेस्ट वाला याद है, BR2 टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, बेयर तो अलग हो जाता है, खैर ये BR2 टेस्ट है, लाल बुरा रंग यहां पर डिसअपियर यहां पर हो जाता है। तो एक के साथ सेकंड एक से ही हो गया भाई काम। तो मेरे को बाकी के कलर याद भी नहीं थे, मुझे BR2 वाला याद था बस, लेकिन काम एक से ही हो गया, काम एक से ही हो गया। अब बाकी मिला लो। सिरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, रेड कलर डिसअपियर, फेरिक क्लोराइड FeCl3 वॉयलेट आएगा इसमें, तो C के साथ 4, चलो 2 याद थे मुझे। 2,4-DNP येलो डाई 3 याद थे, मतलब 4 में से 3 कलर याद थे एक नहीं याद था। सर अगला क्वेश्चन भी यहां पर आप लोगों के पास भाई रटने वाला क्वेश्चन है, रटो और आंसर पाओ। जेई मेंस 2024 का यहां पर क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलवाना है। अब बताओ मुझे, बेयर टेस्ट आप किसके लिए यूज करते हो, सर टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है। सिरिक अमोनियम नाइट्रेट एल्कोहलिक के लिए है। थेलिन डाई टेस्ट फिनॉल के लिए है। एंड शिफ्ट टेस्ट एल्डिहाइड के लिए है। खत्म करो। ए के साथ 4 है, ए के साथ 4 है, ये आएगा या ये आएगा। बी के साथ बेटा आप लोगों के पास 3rd है, ये आ रहा है। सी के साथ फर्स्ट है, सी के साथ फर्स्ट है, और डी के साथ बेटा आप लोगों के पास सेकंड है, डी के साथ सेकंड है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मतलब बेसिकली आप जितनी ज्यादा चीजें याद रख पाओगे उतना ही आप लोग यहां पर क्वेश्चन सही कर पाओगे। ठीक है, लिखो जल्दी से। ठीक है, अब आगे देखो। अब है हमारे पास जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं, वो है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स। क्या है बेटा आप लोगों के पास, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब है कि दिए हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक में आप देखिए कि कार्बन कितना है या कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव मतलब जो भी आप लोगों को कार्बनिक यौगिक दिया हुआ है उसमें कार्बन है या नहीं है, नाइट्रोजन है या नहीं है, सल्फर है या नहीं है, हेलोजन है या नहीं है, हेलोजन में भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कौन सा है आप लोगों के पास, फास्फोरस है या नहीं है, सल्फर है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के पास किस में आएंगी बेटा, क्वालिटेटिव एनालिसिस आएंगी। तो आइए ढंग से यहां पर एनालिसिस करते हैं। पहला है बेटा आप लोगों के पास क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहां पर क्या सीन आप लोगों के पास है, जरा देखिए। सबसे पहला पॉइंट ले रहे हैं हम कार्बन और हाइड्रोजन का पता लगाना। कैसे आप पता लगा सकते हो,
कार्बनिक यौगिक को एक कठोर ग्लास टेस्ट ट्यूब में शुष्क CuO के साथ गर्म किया जाता है, और जो कार्बन होती है वो आप लोगों के पास CO2 के रूप में आ जाती है, और जो हाइड्रोजन होती है वो आप लोगों के पास H2O के रूप में आ जाती है। जो कार्बन होती है आप लोगों के पास CO2 के रूप में, और जो हाइड्रोजन है बेटा आप लोगों के पास वो H2O के रूप में आ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी को दूधिया रंग में बदल देता है, और पानी सफेद निर्जलीय CuSO4 को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। कंफर्मेटरी टेस्ट भी यहां पर लिखा हुआ है आप लोगों के पास, कंफर्मेटरी टेस्ट भी यहां पर आप लोगों के पास लिखा हुआ है कि जो कॉपर आप लोगों के पास होगा वो यहां पर प्रयोग किया जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया रंग में बदल देगा, और पानी निर्जलीय CuSO4 को, है ना, कॉपर नीला तोते में बदल देगा। ये इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन का पता लगाना के लिए आप लोगों को लेसाने टेस्ट का यहां पर प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन का पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? लेसाने टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। सर लेसाने टेस्ट क्या होता है जरा देखो। एक छोटे से दाने के आकार के सोडियम को फ्यूजन ट्यूब में धीरे धीरे गर्म किया जाता है जब तक कि यह चमकदार गोलाकार ना बन जाए। इसमें नमूने की थोड़ी मात्रा डाली जाती है, जो भी आप लोगों का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और फ्यूजन ट्यूब को लाल तख्त रेड हॉट गर्म होने तक यहां पर 10-15 मिली पानी के साथ डुबोया जाता है और अच्छी तरीके से पीस दिया जाता है। गर्म होने पर छान लिया जाता है। छानने वाले पदार्थ को सोडियम एक्सट्रैक्ट या लेसाने एक्सट्रैक्ट यहां पर कहा जाता है। यह है इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के पास कि जो छानने वाला पदार्थ होता है इसे आप यहां पर लेसाने एक्सट्रैक्ट कहते हैं। इसे आप क्या बोल देते हो बेटा? लेसाने एक्सट्रैक्ट यहां पर कह देते हो। अब विभिन्न प्रकार के टेस्ट यहां पर लगाए जाते हैं कंफर्मेशन के लिए, तो वही सारी चीजें पढ़ेंगे, है ना, वही सारी चीजें यहां पर पढ़ेंगे। तो आ जाओ, क्या पॉइंट्स यहां पर लिखे गए हैं आप लोगों के पास, जरा देखो। कार्बनिक यौगिक में मौजूद नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन और फास्फोरस का पता लेसाने परीक्षण द्वारा लगाया जाता है। यौगिक में मौजूद तत्वों को सोडियम धातु के साथ संलयित करके सहसंयोजक रूप से आयनिक यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इसको आप जरा यहां पर अंडरलाइन कीजिएगा। यौगिक में उपस्थित तत्वों को सोडियम धातु के साथ संलयित करके यानी मिक्स करके सहसंयोजक रूप से आयनिक रूप से बेटा आप लोगों के पास परिवर्तित किया जाता है। क्योंकि जितने भी टेस्ट आप लोग करते हो कंफर्मेटरी टेस्ट, वो आयंस के लिए हैं, कोवेलेंट कंपाउंड के लिए नहीं है। इसलिए पहले कोवेलेंट कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड में बदला जाता है। यानी सोडियम प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन को गर्म करने पर सोडियम साइनाइड बनता है, और इस सोडियम साइनाइड बन गया है। अब सल्फर को गर्म करोगे तो Na2S बनेगा, और हेलोजन को गर्म करोगे तो NaX यहां पर बनेगा। अब सबसे पहला यहां पर टेस्ट है आप लोगों के पास, टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन। पानी मंगा लें तो, अरे पानी की बोतल है क्या? चलो अभी तो दे दो। देखो भाई, टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन यहां पर आप लोगों के पास क्या है? देखो, साइनाइड आयन की अगर आप Fe+2 के साथ यहां पर रिएक्शन कराओगे तो आप लोगों के पास FeCN6-4 का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। और सर इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन अगर आप वापस से Fe+3 के साथ कराते हो तो बेटा प्रशियन ब्लू कलर का आप लोगों के पास यहां पर कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो याद रखना, टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन के लिए, टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन के लिए बेटा आप लोगों के पास क्या बनता है? प्रशियन ब्लू कलर का यहां पर कॉम्प्लेक्स बनता है। क्वेश्चन आएगा, अभी मैं करवाऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन। सर सल्फर के लिए देखिए, सल्फर के लिए क्या पॉसिबिलिटी है आप लोगों के पास?
सर S-2 आयन की अगर आप Pb के साथ रिएक्शन कराते हो तो लेड सल्फाइड का एक ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है, और S-2 की अगर आप नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्शन करते हो तो FeCN5NO S-4 का वॉयलेट कलर, कलर भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, जैसे आप सॉल्ट एनालिसिस है ना वैसे ही सेम ऑर्गेनिक में ये चल रहा है आप लोगों के पास, ठीक है। तो लेड सल्फाइड की ब्लैक पीपीटी और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड की यहां पर वॉयलेट कलर का यहां पर आप लोगों को पास देखने को मिलेगा। यदि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों मौजूद हो, यह पॉइंट बड़ा ही खास बात है, यदि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों एक साथ मौजूद हो तो सोडियम थायोसाइनेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम थायोसाइनेट बनता है। और सर इस सोडियम थायोसाइनेट का जो कलर होता है वो होता है आप लोगों के पास सोडियम थायोसाइनेट। फिर इस सोडियम थायोसाइनेट में अगर आपने Fe+3 आयन मिलाया है तो यहां पर ब्लड ब्लड रेड कलर आप लोगों को प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बेटा? ब्लड रेड कलर। ये अभी क्वेश्चन में करवाऊंगा आप लोगों से। सर हेलोजन के टेस्ट यहां पर आप लोगों के पास है। हेलोजन के टेस्ट यहां पर कैसा होगा जरा देखिए। हेलोजन का परीक्षण, सर यहां पर जो भी आप लोगों के पास हेलाइड आयन होगा, चाहे Cl- हो, आपके पास I- हो, चाहे Br- हो, ये Ag+ आयन के साथ रिएक्शन करके AgX का एक प्रेसिपिटेट बनाएगा। अब वो प्रेसिपिटेट NH4OH में घुलनशील होगा व्हाइट प्रेसिपिटेट के साथ तो क्लोरीन होगी। NH4OH में घुलनशील है, पीला अवक्षेप है तो ब्रोमीन होगी। NH4OH में अघुलनशील है, पीला अवक्षेप है तो आयोडीन होगी। ठीक है सर। टेस्ट ऑफ फॉस्फोरस, टेस्ट ऑफ फॉस्फोरस बेटा, फास्फोरस के लिए कार्बनिक यौगिक को सबसे पहले Na2O2 के साथ यहां पर मिलाया जाएगा, तो आप लोगों के पास Na3PO4 यहां पर बनेगा। इस Na3PO4 में जैसे आप HNO3 मिलाओगे तो H3PO4 बन जाएगा। इस H3PO4 की आप NH4 के साथ क्रिया कराते हो तो एक कॉम्प्लेक्स यहां पर बन जाता है येलो पीपीटी का। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, ये बाद में आएगी, लेकिन बता देते हैं, बता देते हैं महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। यह भी आगे आएगा वैसे तो, या चलो बाद में ही करेंगे इसको, ये महत्वपूर्ण जानकारी को बाद में ही करेंगे। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कैसा है आप लोगों के पास? क्वेश्चन है जेई मेंस 2025 23 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का यहां पर आप लोगों के पास क्वेश्चन है। लैसाने परीक्षण में सहसंयोजक कार्बनिक अणु आयनिक यौगिकों में बदल दिए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ताकि टेस्ट वगैरह परफॉर्म हम कर सके। तो पहला जो स्टेटमेंट है आप लोगों के पास एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कथन सेकंड है, नाइट्रोजन और सल्फर वाले कार्बनिक यौगिक के सोडियम फ्यूजन्स में FeSO4 और Na4 FeCN6 के साथ प्रशियन ब्लू कलर प्राप्त होता है। सोडियम सॉरी नाइट्रोजन और सल्फर दोनों होंगे तो थायोसाइनाइड है, तो थायोसाइनाइड के लिए प्रशियन ब्लू कलर नहीं आता है, प्रशियन ब्लू नहीं आता है, ब्लड रेड कलर आता है, ब्लड रेड कलर आता है बेटा, ब्लड रेड कलर आता है। ठीक हो गई बात? तो यहां पर पहला स्टेटमेंट आप लोगों के पास करेक्ट है, जबकि जो दूसरा स्टेटमेंट है यह आप लोगों के पास यहां पर इनकरेक्ट है। ठीक है, तो पहला करेक्ट है, सेकंड गलत है, डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, जेई मेंस 2024 ऑनलाइन 29 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का यहां पर क्वेश्चन है। Cl- की पुष्टि के लिए क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट आ गया बेटा आप लोगों के पास। CrO2Cl2 में एक पीला घोल प्राप्त होता है। घोल का अम्लीकरण और एमाइल एल्कोहल और 10% H2O2 मिलाने से कार्बनिक परत नीली हो जाती है, जो कि क्रोमियम पेंटाऑक्साइड के गठन का संकेत देती है। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड CrO5 के लिए बोल रहा है, CrO5 सब कुछ बोल दिया इसने, बस अपन को इस CrO5 की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी थी। तो बेटा बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनती है इसकी। तो अब जिसको ये नहीं आता है वो सवाल कर ही नहीं सकता,
जिसको नहीं आता है वो नहीं कर सकता। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, -1 -1 -1 -1 -2, तो इसकी हो जाएगी +6। इस -1 के हिसाब से +1, 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 तो +4, और ये -2 है तो ये +2, +6। हाँ 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 हाँ, हाँ। ये है भाई साहब, जेई मेंस 2023 10 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का यहां पर क्वेश्चन है कि नीचे आप लोगों के पास दो कथन दे दिए गए हैं, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट 2। ठीक है, दोनों को जरा पढ़ते हैं क्या है यहां पर। Aqueous solution of K2Cr2O7 is preferred as primary standard in volumetric analysis over Na2Cr2O7। हाइग्रोस्कोपिक नेचर की वजह से प्रिफर आप करते थे, ठीक है। एक मिनट, हाइग्रोस्कोपिक नेचर की वजह से नहीं करते हैं, आई थिंक सो, एक बार कंफर्म कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो पहला सही है, पहला यहां पर सही है। दूसरा है K2Cr2O7 हैज हायर सॉल्युबिलिटी इन वाटर देन Na2Cr2O7। देखो, Cr2O7 तो कॉमन है। अब अगर आप यहां पर आयन का कंपैरिजन करते हो, Na प्लस एंड K प्लस का यहां पर अगर आप कंपैरिजन करते हो, तो सीन यहां पर क्या है कि जो साइज है आप लोगों के पास, वो पोटेशियम की ज्यादा है, और जब साइज ज्यादा है तो यहां पर क्या होगा भाई, Na प्लस जल्दी डिसॉल्व होना चाहेगा, है ना। Na प्लस जल्दी डिसॉल्व होना चाहेगा, क्योंकि जलीय विलयन में जो जितना छोटा होता है वो उतना खोटा होता है। यानी बेटा, ये ज्यादा जल के अणुओं के साथ जलयोजित होकर मोटा हो जाएगा, यानी यहां पर इसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, हाइड्रेशन ज्यादा होगा। तो सॉल्युबिलिटी इसकी ज्यादा होगी, तो ये गलत हो गया। कथन फर्स्ट सही है, कथन सेकंड फॉल्स है। जेई मेंस 2023 ऑनलाइन 8 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का यहां पर क्वेश्चन है। यौगिक एक्स को जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो Y प्राप्त होता है। Y का उपयोग अम्ल क्षार सूचक के रूप में किया जाता है। X और Y यहां पर क्या होंगे, तो भाई सिंपल सी बात है कि X को, यह देखो सर, X को जब कंसंट्रेट H2SO4 के साथ यहां पर उपस्थिति में मिलाया जाता है तो थैलिक एनहाइड्राइड, ये हो गया है X को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड मतलब ये है। तो अम्ल क्षार सूचक के लिए तो फिनोप्थिलीन बनेगा, तो डेफिनेटली एक्स यहां पर क्या होगा, फिनॉल होगा। फिनॉल या कार्बोलिक एसिड फिनोप्थिलीन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और बोलो। हम्म, ये क्वेश्चन देखो, जेई मेंस 2023 ऑनलाइन 8 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का है कि नीचे आप लोगों के पास दो कथन यहां पर दिए गए हैं। एक तो हो गया आप लोगों के पास कथन फर्स्ट हो गया है, और एक यहां पर हो गया है बेटा कथन सेकंड। एक कथन फर्स्ट हो गया है और एक कथन सेकंड हो गया है। क्या है, मिथाइल ऑरेंज एक कमजोर एसिड है। सबसे पहले तो यही गलत हो गया है, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज जो आप लोगों के पास है ये एक वीक बेस है, वीक बेस है, एसिड है ही नहीं। सर यहां पर है मिथाइल ऑरेंज का बेंजीनोइड रूप क्विनोइड रूप की तुलना में अधिक तीव्र या गहरे रंग का होता है। कौन सा, येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है। तीव्र गहरा कौन सा होता है, तो यहां पर देखना है। तो यहां पर मेरे हिसाब से तो
ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। मेरे हिसाब से तो दोनों ही आप लोगों के पास इनकरेक्ट है, ऑप्शन ही आएगा। जेई मेंस 2023 6 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का यहां पर क्वेश्चन है। नाइट्रोजन के लिए देखो, सल्फर के लिए, नाइट्रोजन के लिए, और ये हेलोजन के लिए तो AgNO3 है, फास्फोरस के लिए ये है, ठीक है। सी के साथ सेकंड है, सॉरी डी के साथ सेकंड है, सी के साथ फोर्थ है, ए के साथ थर्ड है, और बी के साथ फर्स्ट है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन है भाई। जेई मेंस 2023 ऑनलाइन 31 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। नाइट्रोजन के आकलन के लिए ड्यूमा विधि का उपयोग करते हुए नमूने को कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, उत्सर्जित गैस को प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, कॉपर गैज के रूप में, कॉपर गैज पर प्रवाहित करते हैं। रटने वाली चीजें हैं बेसिकली। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जेई मेंस 2023 ऑनलाइन 29 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट, वह यौगिक जो नाइट्रोजन और हेलोजन दोनों के लिए सकारात्मक लेसाने टेस्ट देता है। अब लेसाने टेस्ट के लिए कार्बन भी होना चाहिए, नाइट्रोजन भी होना चाहिए, और हेलोजन भी होना चाहिए। तो कार्बन नाइट्रोजन हेलोजन, कार्बन नाइट्रोजन हेलोजन, कार्बन नाइट्रोजन हेलोजन। जेई मेंस 2022 ऑनलाइन 30 जनवरी, सॉरी 30 जून मॉर्निंग शिफ्ट, अभिकर्मक उदासीन FeCl3 का उपयोग किसकी उपस्थिति के लिए पता लगाते हो? फिनोलिक और एसीटेट, फिनोलिक और एसीटेट। खत्म। और बोलो, और बोलो। जेई मेंस 2022 ऑनलाइन 28 जून मॉर्निंग शिफ्ट का यहां पर आप लोगों के पास क्वेश्चन है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का उपयोग करके सल्फर के लिए लेसाने परीक्षण में बनने वाले वॉयलेट कलर। अब ये छोटे मोटे ये कर लेना अब, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन है, जेई मेंस 2021 ऑनलाइन 27 अगस्त इवनिंग शिफ्ट, कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह की पहचान के लिए प्रयुक्त निम्नलिखित परीक्षणों में से कौन सा परीक्षण कॉपर अभिकर्मक का उपयोग नहीं करता है? कॉपर अभिकर्मक का प्रयोग कौन करता है? सेलीवेनोव टेस्ट। ठीक, अब आप लोगों के पास आ रही है, अब आप लोगों के पास आ रहा है बेटा यहां पर ये हो गया, ये हो गया। जमाना भी तो पड़ता है भाई।
चलो, तो क्वालिटेटिव आप लोगों के पास हो गया है। अब हम लोग करेंगे यहां पर, अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे बेटा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है कि अब आप लोगों ने तत्वों की पहचान तो कर ली है। आप लोगों ने क्या कर लिया बेटा, तत्वों की पहचान कर ली है। सर अब आप यहां पर उन तत्वों की परसेंटेज निकालोगे कि कितना प्रतिशत वहां पर आप लोगों के पास है। तत्वों की क्या निकालोगे बेटा, परसेंटेज यहां पर निकालोगे। तो चलो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं क्या यहां पर रहेंगे फॉर्मूलेज। यहां पर भी बेसिकली फॉर्मूलेज ही आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब कुछ मैं यहां पर बता रहा हूं, एक एक यहां पर विधि में आप लोगों को बता रहा हूं, ये लिखना है आप लोगों को। यहां पर लिखना है कार्बन तथा हाइड्रोजन के लिए है एक विधि, यहां पर लिखिएगा कार्बन तथा हाइड्रोजन के लिए, कार्बन तथा हाइड्रोजन के लिए लिबिग मेथड, लिबिग मेथड, कार्बन तथा हाइड्रोजन के लिए लिबिग मेथड आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन ऐसे याद रखने का, 12/44 इंटू वेट ऑफ CO2, वेट ऑफ CO2 अपॉन में वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ये तो हो गया आप लोगों के पास परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है। सर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का भी यहां पर फॉर्मूला आप लोगों के पास ध्यान में रखना है, ठीक है। बिल्कुल सही लिखाया है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का यहां पर आप लोगों के पास जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 2/18, 2/18 इंटू वेट ऑफ, वेट ऑफ, वेट ऑफ H2O अपॉन में वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ये आप लोगों को दोनों फॉर्मूले मिसिंग थे, लिखे नहीं गए थे, तो मैंने आप लोगों को यहां पर लिख दिया। ये दोनों चीजें यहां पर आपको लिखनी है, ठीक है। सबसे पहली जो विधि है आप लोगों के पास कार्बन और हाइड्रोजन को मात्रा नापने के लिए, वो है लिबिग मेथड, तो वो है। अब इस पर बेस्ड जरा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों को करा दूंगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस जरा करा देता हूं। जैसा ये देखो, ये क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास है कि किसी कार्बनिक यौगिक के 0.3960 ग्राम के दहन पर 0.792 ग्राम CO2 एंड 0.32 ग्राम H2O यहां पर आप लोगों के पास बनती है। परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन यहां पर ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हो बेटा, परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे ज्ञात कर सकते हो? हेलो, 5:40 की है ना ट्रेन, तो अपन में 4:30 बजे निकल जाऊंगा सर, अभी तो फ्री यहीं से डायरेक्ट स्टूडियो से। आप आ जाना 5:30 तक आ जाना, 5:40 की है तो 5:20 5:15 तक आ जाना। ठीक है गुरुजी। देखो भाई, परसेंटेज ऑफ कार्बन यहां पर कैसे निकालोगे, लिबिक मेथड से। परसेंटेज ऑफ कार्बन यहां पर है आप लोगों के पास 12/44, 12/44 इंटू वेट ऑफ CO2, वेट ऑफ CO2 अपॉन में वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, इंटू 100। ये है आप लोगों के पास सीन, ठीक है ना। अब यहां पर आप निकाल लो परसेंटेज ऑफ कार्बन से,
12/44, 12/44 इंटू वेट ऑफ CO2 कितना है बेटा 0.792 है, अपॉन में वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है बेटा 0.3960 है, इंटू 100। इससे तो आप लोग ये निकाल लेना परसेंटेज ऑफ कार्बन, अभी एक साथ निकालेंगे सर। अब हम लोगों को परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी यहां पर कैलकुलेट करना है, तो कैसे करोगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बराबर 2/18 इंटू वेट ऑफ H2O अपॉन में वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, ठीक है, ये हो गया। तो बस यहां पर आप वैल्यू रख दीजिए, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 2/18 इंटू, बताओ वेट ऑफ H2O कितना है आप लोगों के पास सर 0.324 अपॉन में वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.3960 इंटू यहां पर 100। बस कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो बेटा, आंसर आप लोगों के पास यहां पर आ जाएगा। चलो मैं करके बता देता हूं, जैसे 0.792 इंटू 100 79.2, ठीक है, 79.2 डिवाइडेड बाय 0.3960, 200, 212/44, 0.27, 0.27, 200 इंटू 0.27, 54%, 54% कार्बन हो गया। 54% क्या हो गया बेटा, कार्बन हो गया। इधर आ जाओ, अब है आप लोगों के पास 0.324 इंटू 100, 32.4, ठीक है, 32.4 डिवाइडेड बाय 0.3960, 81.81, ठीक है, 2/18, 81.81 इंटू 81.81 इंटू 8.99% यहां पर आप लोगों के पास 8.99%। गलती तो नहीं होगी, 2 इंटू 0.324 इंटू 100, 2 इंटू 0.324 इंटू 100, 64.8, 18 इंटू 0.3960, 64.8 डिवाइडेड बाय 7.128, 9 पॉइंट के लगभग आ रहा है, लगभग 9% के लगभग आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे बेटा आप लोगों को कैलकुलेशन करनी होती है सर। अब आगे का पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा, आगे का पॉइंट है यहां पर ड्यूमा विधि। नाइट्रोजन का अनुमान ड्यूमा विधि और जेल्डॉल विधि के द्वारा यहां पर आप लोग लगाते हैं। ड्यूमा विधि क्या है, मान लीजिए एसटीपी पर नाइट्रोजन का आयतन V है, कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान Mg है, तो 28 इंटू वी इंटू 100 अपॉन 22400 इंटू एम। जेल्डॉल विधि में आप क्या करोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में H2SO4 मिलाओगे, NH4 to SO4 NaOH NH3 में कन्वर्ट होगा, फिर H2SO4 मिलाकर NH4 to SO4, ठीक है। फिर कैरियस विधि में आप लोगों के पास क्या करना है, ये करना है, सल्फर की कैरियस विधि में ये करना है, ठीक है, फास्फोरस में ये करना, बेसिकली फॉर्मूले का खेल है पूरा। अब आ जाओ, एक एक सवाल आप लोगों को यहां पर करा देता हूं, एक एक सवाल यहां पर आप लोगों को करा देता हूं। जैसे ये सवाल है, जैसे ये सवाल है, एक कार्बनिक यौगिक का 0.25 ग्राम एनटीपी पर 31 ml N2 गैस यहां पर आप लोगों को पास देता है, ठीक है ना, 31 ml यहां पर देता है। तो अब आप लोगों को यहां पर बताना है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ड्यूमा विधि। अब ड्यूमा विधि में इसमें डाटा नहीं दिया हुआ है क्या,
में डाटा नहीं है, ये इसमें है, हाँ इसमें है। इसमें देखो, ड्यूमा विधि में 14 डिग्री सेंटीग्रेड 14 डिग्री सेंटीग्रेड एवं 758 दाब पर किसी कार्बनिक यौगिक के 0.2033 ग्राम से 31.7 ml नम N2 गैस प्राप्त होती है। यदि 14 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलीय तनाव 14 mm है, तब नाइट्रोजन का प्रतिशत आप ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे आप इस सवाल को, जरा आप देखने की कोशिश कीजिए। तो ड्यूमा विधि में याद रखना था आप लोगों को सवाल, सबसे पहले तो पी टोटल देखो यहां पर, पी टोटल आप लोगों के पास कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 758 mm, ठीक है। अब जलीय तनाव एक्वस टेंशन, एक्वस टेंशन यहां पर आप लोगों के पास दिया हुआ है 14 mm, 14 mm, ठीक है ना सर। T1 यहां पर आप लोगों के पास है 14 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में बदलोगे तो 273 प्लस 14 287 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। V1 यहां पर आप लोगों को दिया हुआ है 31.7 ml, 31.7 ml दिया हुआ है। तो और T2 T2 नहीं है तो 273 मानो, 273 ही मानना हमेशा। तो P टोटल माइनस एक्वस टेंशन, माइनस एक्वस टेंशन V1 T1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा P2 V2 अपॉन में T2। अब P2 कितना मानोगे, P2 आप लोगों को मानना पड़ेगा बेटा यहां पर 760, एक एटमॉस्फेयर। P2 हमेशा 760 अगर नहीं दिया है तो mm ऑफ Hg। तो अब बस यहां से वैल्यू पुट कीजिए। P टोटल कितना है आप लोगों के पास 758 माइनस 14, 758 माइनस 14, ठीक है। V कितना है बेटा यहां पर आप लोगों के पास, V दिया हुआ है आप लोगों को 31.7, 31.7। T1 कितना है बेटा आप लोगों के पास 287, 287। P1 कितना है यहां पर, सॉरी P2 760, V2 कितना है, V2 निकालना है और यहां पर है 273, 273। तो V2 यहां से आप लोग जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, मैं कर लेता हूं। ट्वेंटी 9.5 ml यहां पर आ गया, 29.5 ml। अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ज्ञात करना है, तो अब लगा दो आप, क्या लगाओगे, ड्यूमा मेथड में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालते थे सर, ऐसे 28/2 2400 इंटू V2 इन ml अपॉन में वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन से आप कैलकुलेट कर लेना 28/2 2400 इंटू V2 यहां पर कितना रखा हुआ है आप लोगों ने, V2 है 29.5 अपॉन में वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां पर 0.2033 है इंटू 100 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी लगभग 17.45%, 17.45% आएगी। ऐसा ही एक सवाल यहां पर भी है, ड्यूमाम का एक और एक सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ऐसा एक और सवाल है ये, ऐसा एक और सवाल है, इस सवाल को आप होमवर्क में करना, ठीक है। इस सवाल को एक बार होमवर्क में, सेम प्रोसेस से, सेम प्रोसेस से बेटा आप लोगों के पास यहां पर हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है, यस। अब जेल्डॉल विधि का देख लेते हैं यहां पर, जेल्डॉल विधि का यहां पर आप लोगों के पास क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या आप लोगों के पास आएगा। जेल्डॉल विधि का एक एक सारी वैरायटी के क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है।
जल्दी से यहां पर देख लेते हैं। जेल्डोल विधि में 0.75 ग्राम किसी कार्बनिक यौगिक से प्राप्त NH3 को उदासीन करने के लिए 0.25 नॉर्मल H2SO4 का 30 ml H2SO4 उपयोग में लाया गया है। तो यौगिक में नाइट्रोजन की प्रतिशतता क्या होगी? तो भाई सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों को पास था, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 1.4 इंटू N इंटू V, N इंटू V अपॉन में वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा। 1.4 नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है? 0.25 इंटू 30 अपॉन में 0.75। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है बेटा आप लोगों के पास? 14% आ रहा है। ऐसा ही एक और सवाल है ये जेल्डोल विधि का। ऐसा ही एक और सवाल है बेटा आप लोगों के पास जेल्डोल विधि का। ठीक, अब जैसे ये है क्वेश्चन है यहां पर कि कैरियस विधि में हेलोजन के अनुमान में 0.15 ग्राम कोई कार्बनिक यौगिक 0.12 ग्राम AgBr देता है ब्रोमीन की प्रतिशतता। तो कैसे निकालोगे आप ब्रोमीन की प्रतिशतता यहां पर? अस्सी बटा परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, 80 बटा 180 BaSO4 इंटू 0.12 अपॉन 0.15 इंटू 100। क्या आएगा बेटा आप लोगों के पास? यहां पर कैलकुलेट करोगे तो 34% आ जाएगा। ऐसे करने होते हैं बेटा। अब ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास, सल्फर के अनुमान में कोई कार्बनिक यौगिक बेरियम सल्फेट देता है, सल्फर की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो। कैसे करोगे? परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल्स टू, सर 32/233 वेट ऑफ बेरियम सल्फेट, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कैलकुलेट करो क्या आएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 43.4%। ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं दोस्त। ठीक है, जेल्डोल विधि के लिए N2, जेल्डोल विधि का उपयोग किया जा सकता है N2 के लिए, सॉरी जेल्डोल विधि इसके लिए नहीं, एनिलीन के लिए। अब दो चार क्वेश्चन है, ये करके देखना। ये दो चार क्वेश्चन है, करके देखना भाई, ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको पढ़ लेना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको पढ़ लेना, ठीक है ना। तो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। मेरी तरफ से आप लोगों का ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको पढ़ के जाना। मेरी साइड से आप लोगों का ऑर्गेनिक का सिलेबस यहां पर होता है समाप्त। अब आप लोगों से यही दुआ है कि आप लोग बहुत शानदार तरीके से अपने ऑर्गेनिक के सिलेबस को रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, नीट एंड JEE-PYQ। ऑल द वेरी बेस्ट।